हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही राज्य में सियासी खेला शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार में 4.5 साल तक साझेदार रही जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के विधायकों में भगदड़ मची हुई है। पार्टी के 4 में से 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। चारों विधायकों के इस्तीफे भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि पिछले बार सत्ता की चाबी बनी जेजेपी क्या वोटिंग से पहले ही खत्म हो जाएगी। पार्टी के जिन 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें देवेंद्र सिंह बबली, रामचरण काल, अनूप धानक और ईश्वर सिंह के नाम शामिल हैं। पिछले चुनावों में जेजेपी ने हरियाणा में 10 सीटें जीती थी, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। – 2019 के विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आई थी। यही वजह थी कि बहुमत से दूर रही बीजेपी ने जेजेपी को नेता दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद देकर सरकार बनाई थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में जेजेपी को कुछ और झटके लग सकते हैं। लोकसभा चुनावों में अकेले लड़ी जेजेपी को 1% से कम वोट मिले थे। पार्टी के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। जिन दूसरे विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें हैं उनमें राजकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा के नाम की चर्चा है। ये विधायक पिछले काफी समय से बीजेपी के मंचों पर भी थे। ऐसे में अटकलें हैं कि ये भी दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमरजीत ढांडा के दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला ही पार्टी में बतौर विधायक बचेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और जेजेपी के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली का पार्टी छोड़कर जाना जेजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अपने इस्तीफे को लेकर देवेंद्र बबली मीडिया के सामने आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल तक पार्टी और सरकार के सहयोगी के तौर पर काम करने का मौका मिला। पहले परिस्थितियां कुछ और भी थी, आज परिस्थितियां बदली हुई हैं, इस कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अपनी आगामी रणनीति को लेकर देवेंद्र बबली ने कहा कि टोहाना की जनता उनके संगठन की कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार वो फैसला लेंगे। जेजेपी के 4 विधायकों के 24 घंटे के अंदर पार्टी छोड़ने पर प्रदेश कार्यालय के सचिव रणधीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले विधायक जेजेपी में दूसरे दलों से आए थे। इन सभी विधायकों को पूर्व में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए नोटिस दिया गया। सिंह ने कहा कि इन विधायकों की टर्म खत्म हो चुकी है। जेजेपी ने जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा को लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए नोटिस दिया था। ऐसे में अटकलें हैं कि विधायक भी साथ छोड़ सकते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। भारत जैसे देश में रक्षा सूत्र की परंपरा है। ये भाई बहन के बीच के प्रेम के अटूट बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। देश के अलग अलग कोने से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर पंजाब के अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से आई है। यहाँ पर महिलाओं ने बड़े स्नेह के साथ जवानों को राखी बांधी और उसके बाद उन्हें मिठाई खिलाई। जहाँ एक तरफ पूरा देश अपने घर पर बड़े स्नेह के साथ रक्षाबंधन मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं, देश की और आपकी और हमारी सुरक्षा में। अटारी वाघा बॉर्डर की खूबसूरत तस्वीर आपका मन मोह लेगी, जब छोटी छोटी बहनों ने अपनी फौजी बहनों की कलाई पर राखी बांधी और उनसे हिफाजत का वादा लिया। सोशल मीडिया पर ये प्यारा सा वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में बहनों ने उन बहनों को भी राखी बांधी जो देश की सरहद पर दिन रात मुल्क की हिफाजत के लिए जुटी रहती हैं।
अब एक दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के उरी से आई है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में हमारे जवान घर परिवार से दूर सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में भाई बहन के प्यार के इस त्योहार पर इन भाइयों की कलाई सूनी न रहे, इसके लिए जम्मू कश्मीर के उरी में महिलाओं ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में एक विशेष पहल देखने को मिली, जहां सेना के जवानों को मुस्लिम महिलाओं ने राखी बांधी है। महिलाओं ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास सोनी गांव में सेना के जवानों को राखी बांधी। इस दौरान महिलाओं ने इन जवानों को अपना भाई कहा, सीमाओं की रक्षा के लिए उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। ये जवान है, ये अपने घर से दूर रहते हैं, यहाँ पर आके तो इनको बहनों को ये मिस करते हैं, तो हम इनको हर साल आके राखी बांधते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं और इनसे रक्षा मांगते हैं। और ये ऑलरेडी हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके जवान, तो ये हमारी रक्षा है, पर ये हम इनको एक प्यार, एक बंधन में बांधते हैं कि आपसे हम आपकी बहन है, तो इसलिए हम इनको रक्षा बंधन बांधते हैं। कैसा फील होता है घर पे राखी बांधने के? यहाँ पर तो मतलब हम कह नहीं सकते इस जुबान से कि इतनी ज्यादा खुशी महसूस होती है। इन जवानों के चेहरों में इतनी स्माइल होती है, वही हमें खुशी देती है कि ये इतने खुश है, हमारी बहनें आके हमें राखी बांध रही हैं। ये अपने घर को इतना मिस करते हैं, तो हमें देख के वो कहते हैं कि नहीं, आप हमें राखी बांधने, ये हमारा घर ही है, हमें आप आके राखी बांध रहे हो। तो ये बॉर्डर पे ऑलरेडी हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज है इनको राखी बांधना एक रक्षा बंधन में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले की आलोचना की है। राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस फैसले का विरोध किया था और इसे साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया था। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। बता दें कि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। ये सभी पद UPSC के तहत भरे जाते थे, लेकिन इस बार इन पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्तियां होंगी। वहीं इस पर आरक्षण को लेकर भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। चंद्रशेखर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का ये नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। UPSC के माध्यम से इन 45 IAS की नियुक्ति करनी होती तो इनमें SC, ST और OBC वर्गों का आरक्षण होता, यानी 45 में से तकरीबन 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होकर आते। लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने चारों दरवाजे यानी बैकडोर से खास जातियों और विचारधारा के चहेतों को मंत्रालयों में बैठाने का प्रबंध कर लिया है। वहीं इस मामले पर यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी आंदोलन खड़ा करने की बात कह डाली है।
अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। बता दें कि बीजेपी सरकार ने यूपीएससी में साल 2018 में लेटरल एंट्री स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके जरिए यूपीएससी में 45 पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम किया जा रहा है। सबसे अच्छे योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जैसा कोई है क्या? जो केशव प्रसाद मौर्य अब तक संगठन बनाम सरकार के बहस का झंडा लेकर सबसे आगे चल रहे थे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर लगातार सीएम योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, अब वही केशव योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में मची खींचतान और इसे लेकर विपक्षी वारों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की है। केशव ने योगी को देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने विकास को नई रफ्तार दी है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को मिर्जापुर पहुंचे थे। उन्होंने मझवा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, आप भी जानते हैं और जनता भी मानती है, डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। जब देश का नेता दुनिया में शक्तिशाली प्रभावशाली है, पूरे देश में मुख्यमंत्री की तुलना में कहा सबसे अच्छे योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जैसा कोई है क्या? और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? दरअसल हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 2014 और 2019 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आधी सीटों पर ही सिमट गई थी। इसके बाद हार की जिम्मेदारी तय करने को लेकर राज्य की भाजपा सरकार और पार्टी संगठन के बीच रार ठनी थी। लखनऊ में आयोजित यूपी भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसे एक तरह से सीएम योगी पर निशाना माना गया था। इसके बाद कई बीजेपी विधायकों और मंत्रियों ने शिकायत की थी कि पार्टी कार्यकर्ताओं की सरकार के स्तर पर उपेक्षा हो रही है, जिस कारण उनमें नाराजगी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में लगे झटके के पीछे अति आत्मविश्वास को बड़ा कारण बताया था। इसके बाद बहस छिड़ गई थी कि सरकार बड़ी या फिर पार्टी संगठन। सूत्रों के मुताबिक दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली तलब किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर थे। अटकलें लगने लगी कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने साफ किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यूपी उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने 2 जगहों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रामगोपाल कोरी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर शाहनजर को उतारा है। शाहनजर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। रविवार को रामगोपाल कोरी ने मायावती के साथ मुलाकात की थी। इसी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट मिल सकता है और अब इसकी घोषणा हो गई है। 2017 में भी बसपा के टिकट पर रामगोपाल कोरी मिल्कीपुर सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार फिर बसपा ने उन्हीं पर अपना दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर सुरक्षित सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। रामगोपाल कोरी ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। 2017 में भी रामगोपाल कोरी ने बसपा के टिकट पर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था।
और वो 46,000 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2017 में भाजपा के बाबा गोरखनाथ विधायक चुने गए थे। उन्होंने अयोध्या के मौजूदा सांसद और मिल्कीपुर के निवर्तमान विधायक अवधेश प्रसाद को हराया था। तो मिल्कीपुर की लड़ाई अब और दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा बाबा गोरखनाथ और सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाएगी। मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद चुने जाने के कारण ये सीट खाली हुई है। वहीं बीएसपी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यहां शाहनजर को टिकट मिला है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर को टिकट दिया है। शाहनजर बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और वो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। हालांकि मीरापुर से मायावती ने चंद्रशेखर के करीबी को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा करीब 1.5 दशक बाद उपचुनाव में दमखम के साथ उतर रही है। बसपा ने 6 दिन पहले भी 2 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। मझमा से दीपू तिवारी और फूलपुर से शिवबरन पासी को प्रभारी के तौर पर घोषित किया गया था। कहा जाता है कि बसपा में मायावती जिसे सीट का प्रभारी बनाती हैं, वही प्रत्याशी भी होता है। वर्तमान में बसपा का यूपी विधानसभा में सिर्फ 1 सदस्य है, जबकि लोकसभा में 1 भी सदस्य नहीं। बहुजन समाज पार्टी की ऐसी स्थिति कभी नहीं रही जैसी आज है। यानी बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद साल 1989 में 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद से लगातार पार्टी आगे ही बढ़ रही थी। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर 80 रह गई। फिर 2017 के चुनाव में तो बसपा 19 पर ही सिमट गई और 2022 में सबसे खराब स्थिति रही और मात्र 1 सदस्य उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीते। इसी साल पिछले महीने यानी कि जुलाई 2024 के अंत में जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो बसपा का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। पार्टी के इकलौते सदस्य भी बीमारी की वजह से सदन में उपस्थित नहीं हो सके। यानी कि अब बहुजन समाज पार्टी के लिए भी यूपी उपचुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई है, भोला चाह जी हैं दिन त रात कैसे हुई है। दयालु तीनों लोग के मालिक हैं, जन जन के मालिक हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा तुम्हारी। वाराणसी नाथ ममनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान का पावन पवित्र आज बड़ा पवित्र महीना, इस सावन महीना आज बड़ी दर्शन करके बहुत खुशी हुई। आनंद एकदम गदगद हो गया, मन धन्य हो गया बाबा का दिन। कहाँ पे जल चढ़ाने आए हैं, कैसा अनुभव आप? अयोध्या स्थित नागेश्वरनाथ मंदिर है, काफी पौराणिक मंदिर है और आज सावन का आखिरी सोमवार भी और आखिरी दिन भी, साथ में पूर्णिमा का भी संयोग है। इसी वजह से आज जल चढ़ाने की अलग महत्ता मानी जाती है। यह नागेश्वरनाथ मंदिर भगवान श्री राम जी के पुत्र लवकुश जी ने बनवाया था। काफ़ी सावन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और अपनी जल चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर मन्नतें मांग कर जाते हैं। और आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन मुझे भी जल चढ़ाने का यहाँ पे सौभाग्य है।
आज सावन का लास्ट सोमवार था और पूर्णवासी दिन था, भोले बाबा का दिन था। भीड़ बहुत ज्यादा है, किसी तरह से दर्शन हो गया, लेकिन दर्शन बढ़िया हो गया। क्या मानते हैं आज के महत्व को लेकर के? बहुत बढ़िया महत्व है आज का। भोले बाबा सबका कल्याण करें, भला करें। त्रिभुवननाथ मिश्रा, लखनऊ से जी। आज ये पूर्णमासी है, एक तो सावन का लास्ट सोमवार है। किस तरीके का जलाभिषेक हुआ आपके आप लोगों को? ठीक हुआ है। कैसी भीड़ दिख रही है? भीड़ तो ठीक ठाक है, 3 बजे लाइन लगे थे, लेकिन वो आराम से दर्शन हो गए, जल भी चढ़ गया। आज बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार है और पूर्णमासी तिथि है। भीड़ बहुत ज्यादा है, हम लोग 2:30-3 बजे से लाइन में लगे थे, अब दर्शन हो पाया है। लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, दर्शन बहुत अच्छा हुआ, भीड़ बहुत ज्यादा। आज तो आखिरी सोमवार है, बढ़िया सावन चल रहा है। अभी पूर्णमासी भी है, रक्षाबंधन भी है। देख लिए कितना श्रद्धालु लोग आपके अयोध्या में जुटे हुए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। कितनी भीड़ नजर आ रही है? अरे बहुत भीड़ है, वहाँ से घाट से लेकर यहाँ तक लाइन लगी है। हमारा जन्म 1.5 घंटा हो गया। आज सावन का 5वां सोमवार है और पूर्णिमा में आपने सरजू माँ का स्नान किया, क्या मनसा है? ये चाहते हैं कि मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की ये नगरी है और यहाँ पर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, पूरे देश की मतलब भला हो। और ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आज सावन का आखिरी सोमवार है और शंकर भोले बाबा की दर्शन करने के लिए सब आए हैं, अपने अपने लाभ का मतलब पुण्य का अर्जित किया। आपने सावन के आखिरी सोमवार पूर्णिमा के दिन स्नान किया सरजू माँ से, क्या मन्नत मांगी, क्या मनोकामना रही? यही मन्नत माने हैं कि भगवान शंकर बाबा भोलेनाथ पूरे विश्व में शांति बनाए रखे, सबकी समृद्धि को पूरा करे और पूरे देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबका भला हो। कहाँ से आए, कहाँ कहाँ दर्शन पूजन किया आपने? हम यहीं से आए हैं, अयोध्या से ही हैं हम, और अभी हनुमानगढ़ी और नागेश्वर नाथ बाबा का भी दर्शन करेंगे हम और सरजू माता की दर्शन करके भोले बाबा का दर्शन कर रहे हैं। क्या नाम आपका? ललित सिंह। जय श्री राम। 12 बजे रात से लाखों की संख्या में भक्त मां सरजू में स्नान कर रहे हैं। भगवान राम की नया दृष्टि हो गया है, राम राज आ गया है। भगवान पर भक्त एकदम सुपुर्द हैं। जय श्री राम। तो माँ सरजू में लोग स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ जल चढ़ा रहे हैं। हाँ, कितना पावन पवित्र महोत्सव है। मैं स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर को, काले नाथ को दर्शन कर रहे हैं, जन्मभूमि को दर्शन कर रहे हैं, कनक भवन को दर्शन कर रहे हैं। शुद्ध बुद्ध भूल करके भक्त पड़े हैं अयोध्या धाम में। जय श्री राम। क्या नाम गुरुदेव? चंद्रदेव दास। कहाँ से आए? बिहार से।
आज सावन का 5वां सोमवार है, पूर्णिमा भी है। लोग नागेश्वर नाथ सरजू स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ जल चला रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कैसे इनको दर्शन कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? सावन झूला मेला पिछले 7 तारीख से चल रहा है और आज 19 तारीख है और रक्षाबंधन भी है। सावन का अंतिम सोमवार है। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन इसकी सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर की गई है। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 6 जोन में विभाजित किया गया है और इनके अंतर्गत सेक्टर बनाए गए हैं। 8 जोन नागेश्वरनाथ मंदिर जोन, हनुमानगढ़ी जोन, इसके अलावा ट्रैफिक जोन और सभी जगह हमारे कर्मचारी मौजूद हैं। सिस्टम से सभी को स्नान, नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन, हनुमानगढ़ी में दर्शन और जन्मभूमि में दर्शन कराए जा रहे हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान करके अपने गंतव्य को प्रस्थान भी कर रहे हैं। तो सरजू स्नान कर रहे हैं, वहाँ पीएससी भी, एनडीआर, जल पुलिस भी लगी हुई है। देखिए, जल पुलिस और एसडीआरएफ और हमारी जो फ्लड कंपनी है, बाढ़ राहत और लोग बागों को जल में डूबने से बचाने के लिए ये घाट पर तैनात हैं। लोग बागों को चेतावनी दे रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है पीएससी की विभिन्न कंपनियां हैं जो ड्यूटीरत हैं और लोग बागों को जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। ट्रैफिक प्रॉपर डाइवर्जन किया गया है। जो यात्री जिस रोड से आ रहे हैं उसी पे पार्किंग की व्यवस्था करके उनको सुगम रास्ते से मेला क्षेत्र में लाया जा रहा है। मैं जय गुरुदेव स्वामी जी हूँ। कर्नाटक से ज्ञान योग मंदिर से आया हूँ और यहाँ बाबा ईश्वरनाथ के मंदिर में लगभग 15 दिन से साधना कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आनंद भी हो रहा है। इतना आनंद हो रहा है कि मैं उसका कह नहीं सकता हूँ। और बाबा का जो दर्शन जो करेगा उसका जन्म पावन होगा और उसका मोक्ष मिलेगा। जो भारतवर्ष में ऐसे क्षेत्र है, ये काशी का बहुत बड़ा विश्वासी और श्रद्धा से जो आएगा उनका पुण्य तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं इतने से कह सकता हूँ क्योंकि आप लोग सब आइए और बाबा का दर्शन करिए और अपना जन्म का मोक्ष कर लीजिए। विजयकांत तिवारी, दर्शन हो गया। आज सावन का लास्ट सोमवार है और जिसमें आज बहुत दिव्य दर्शन हुआ और प्रसन्नता हुई। आज अत्यधिक भीड़ है। चारों सोमवार से मिला के आज 5वें सोमवार सबसे ज्यादा भीड़ है और प्रशासन यहाँ पे अच्छी व्यवस्था अपना रखा हुआ है और किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। सब अच्छे दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा और सुरक्षित हो जाए बस हो गया। मेरा नाम अशोक सिंह है, बनारस का ही, चंदौली का, और दर्शन के लिए बाबा ने बुलाया तो दर्शन हो गया हमारा। बाबा का दर्शन हो गया। जो है हर सोमवार को जो है दर्शन करने आते हैं जो है, और आज भी बहुत भीड़ है। उसके बाद भी दर्शन बाबा करके देखा जाए सावन का अंतिम सोमवार है जी और भीड़ काफी संख्या में उमड़ी है, इससे आप क्या कहेंगे? बाबा का इतलोकी है जो है, यहाँ दूर दूर से, बनारस के अलावा जो है पूरे देश से जो है लोग आकर यहाँ दर्शन करते हैं जो है बाबा का जो है। और जो लोग दर्शन करते हैं सबका कल्याण होता है, बाबा के का आशीर्वाद मिलता है। आशुतोष सिंह है। हर सोमवार को हम लोग दर्शन करने बाबा का आते हैं और इतने जबरदस्त भीड़ है, इसके बावजूद भी हम लोग जो है बाबा के प्रति श्रद्धा हम लोगों की अटूट है और हमेशा की तरह आते रहे और आते भी रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो हमारे परिवार की बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत जघन्य अपराध हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, निशंस घटना है। ऐसा कोई सोचे भी तो सिहर जाएगा। आबरू पे आ जाए जहां तो टकराना जरूरी है। आबरू पे आ जाए जहां तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। एक तो मैं मानता हूं, मैं आपके साथ हूं। जो हमारे परिवार की बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत जघन्य अपराध हुआ, बहुत गलत हुआ है,
बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। नृशंस, जैसा मोले बाबू कह रहे थे, नृशंस घटना है। ऐसा कोई सोचे भी तो सिहर जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। ऐसा हुआ है। मैं इस घड़ी में मैं लड़की के माँ बाप के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके डॉक्टर समुदाय के साथ, उसके अस्पताल के लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, समर्थकों के साथ, प्रशंसकों के साथ मैं अपनी पूरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं। मैं उसके साथ हूं, उसके परिवार के साथ हूं। और डॉक्टर्स भी आज स्ट्राइक पे आ गए हैं। मैं डॉक्टर्स प्रोफेशन की बड़ी कदर करता हूं, बहुत मानता हूं उनको। एक जमाने में मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मेरे अपने बड़े भाई डॉक्टर हैं, वो लंदन में हैं। इतना मैं कदर करता हूं, दुनिया कदर करती है। 3 प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन माना जाता है। एक टीचिंग प्रोफेशन, शिक्षक का, एक नर्सेस का प्रोफेशन, नर्सिंग का, और एक प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स का। हो सकता है इसमें कुछ लोग अब नोबल ना रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन को अभी भी लोग नोबल मानते हैं। वो लोग आज सड़कों पे आ गए हैं। आज सारे अस्पताल को करीब करीब बंद किया गया है। उनकी डिमांड जायज है, उनकी डिमांड के साथ हैं हम लोग। सरकार को और समाज को उनकी डिमांड पे गौर करना चाहिए। लेकिन जरा सोचा है आप लोगों ने? मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर्स इस बात को सोचें कि आज सड़कों पे उतर गए हैं वो, और हमारा जो गरीब परिवार है, बहुत सारे लोग जो गरीब हैं या जो बीमार हैं, आज अगर उनको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ रही है और कल कहीं उनको कोई खामियाजा उठाना पड़े, कल कहीं वो किसी तरह से मुसीबत के शिकार हो जाए, तो क्या ये डॉक्टर्स अपने आप को माफ कर सकेंगे? और डॉक्टर्स की अभी मांग क्या है? अभी तो उनकी मुख्य मांगे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने परिवार को, अपने आसनसोल में, अपने बंगोल में, उनकी मुख्य मांगे क्या है कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। सही है, सुरक्षा होनी चाहिए, वो तो हम भी कह रहे हैं, हम साथ हैं उनके। लेकिन अब मामला आपने सुना मैंने क्या कहा? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप केंद्र से मांग रहे हैं। तो केंद्र से मांग रहे हैं तो उसमें ममता जी का या ममता जी की सरकार का, हमारी तृणमूल कांग्रेस का क्या कसूर है? वो तो है यहाँ पे। एक बात और कह दूं, मैं अपनी बातें बहुत शॉर्ट में कहूंगा आज, कल मैं बहुत लंबा चौड़ा बोल चुका हूं। एक बात और कह दूं, ये कहीं इसके पीछे ये जो आज कांड हुआ वैसे बहुत जघन्य हुआ है, बहुत नृशंस है, बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही ज्यादती हुई है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा, इस बात को इतना फैलाना, कहीं फेक न्यूज चल रहा है, कितने फेक न्यूज चल रहे हैं, जैसे मलय बाबू कह रहे थे, कितना यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ड्रामा भी चल रहा है बहुत जगह। अनेक लोग कंफ्यूज है कि इसमें सच्चाई क्या है। जब दुनिया भर में कहा जा रहा कि गले की हड्डी टूट गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा कि हड्डी नहीं टूटी है। ऐसी बातों को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। घर में हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, घर की बच्चियां बैठी हुई हैं, बार बार उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, कहीं इसके पीछे माननीय हमारे जो हैं दिल्ली वाले या हमारे जो वजीर आजम या उनकी जो टीम है, वो कहीं इसके पहले कोई षड्यंत्र तो नहीं खेल रहे? मैं पूछना चाह रहा, बंगाल का हक मारा हुआ है, बंगाल का करीब करीब 2.25 लाख करोड़
वो मनरेगा का, गरीबों का, डेवलपमेंट का, विकास का, ये सारा पैसा कितना बोलने के बाद भी नहीं दे रहे, मारा हुआ है। अभी हमारी आयरन लेडी मगर ममता मई मां ममता जी ने अभी दिल्ली के नीति आयोग से वॉकआउट किया था कि 5 मिनट से ज्यादा उनको बोलने नहीं दिया गया था। 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया गया था, माइक ऑफ कर दिया गया था। कहीं ये बात तो नहीं है कि वो ममता जी से मुलाकात होगी और फिर वो चाहे उनके लोग, चाहे हमारा अपना डैशिंग डायनेमिक अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी कांग्रेस, ये सब मिलकर अपना पैसा वापस मांगेंगे, दे तो रहे नहीं है। तो एक फिर नया सीन कर दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात बढ़ा दो, फेक न्यूज चला दो और लोगों का ध्यान इधर भटकेगा, लोगों का ध्यान इधर अटक जाएगा और वो अपना जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, लोग विचलित हो जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज ममता जी का जो आप लोग साथ दे रही हैं, या ममता जी जो आज सड़क पे आ गई हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि अपनी ही सरकार है, किससे इंसाफ मांग रही है? अपनी ही सरकार है और आप ही मालिक हो या मालकिन हो, आप ही मुख्यमंत्री हो, आप सड़क पे क्यों आ रही हो? तो मैं कहूंगा कि जितना बदनाम करने की कोशिश की गई है, बंगाल के स्पीता पे जैसे अटैक करने की कोशिश है, जहां जिस तरह से बंगाल की ममता बनर्जी को का अपमान करने की कोशिश है, तो वहां उसी के जवाब में आबरू पे आंच आए जहां, तो टकराना जरूरी है। आबरू पे आंच आए जहां, तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। हम चाहते हैं अयोध्या आज बदल रही है, दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। आप नौजवानों ने देखा होगा हमारा अयोध्या धाम जो पिछली सरकारों के कृत्यों के कारण अभिक्षिप्त सा हो गया था, आज अयोध्या देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। याद करिए अयोध्या कितनी संक्रिय गलियां थी, आज वहां की 4 लेन दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहां के मार्ग उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहां का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई, तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब
वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता पर भारत की निगाहें हैं। भारत इसे लेकर पहले ही संजीदगी जता चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटने वाले, उनके घरों में और दुकानों में आग लगाने वाले और यहाँ तक कि देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने वाले उपद्रवियों को लेकर भारत समेत दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं ने इसकी कड़ाई से निंदा की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों की यूएन ने भी निंदा की, जबकि अमेरिका से लेकर रूस और यूरोपीय देशों में रह रहे हिंदुओं ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। इस पर भारत का केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही उच्च स्तरीय बैठक कर चुका है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की थी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जिसके बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने खुद प्रधानमंत्री को फोन कर जल्द शांति बहाली और भारत के साथ बेहतर संबंधों की बात कही थी। लेकिन इस मुद्दे पर अब पहली बार खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बयान आया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। गुजरात के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बांग्लादेश के विभाजन के वक्त 27% हिंदू थे, लेकिन उनकी संख्या बांग्लादेश में आज घटकर सिर्फ 9% ही रह गई है। अमित शाह ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश के बाकी के 18% हिंदुओं का क्या हुआ, वे कहाँ गए, इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने लोगों से पूछा कि इन दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा क्या किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये टिप्पणी सीए को लेकर पूछे गए सवाल पर की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सीएए तो देश की नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, न कि किसी की नागरिकता को छीनने के लिए है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि सीएए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को अधिकार देने के लिए है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों के ऐसे लोगों के लिए है जो वहां पर धार्मिक आधार पर हिंसा या प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। ये बातें उन्होंने अहमदाबाद में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे जाने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में कही। आपको बता दें कि सीएए के मुद्दे पर भारत में काफी विवाद हुआ था, जबकि इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने सीएए कानून में पड़ोसी देशों के मुसलमानों को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाया था। हालांकि इस पर गृह मंत्रालय की ओर से बार बार स्पष्ट किया जाता रहा कि ये कानून पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए है, न कि बहुसंख्यक मुसलमानों के लिए। ये कानून अब लागू हो चुका है और इसके तहत पड़ोसी देशों के ऐसे अल्पसंख्यकों को जिन्हें धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, उन्हें भारत की नागरिकता भी दी जा रही है। अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ पर लगी बैम्बू लाइट और गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी होने के मामले में अब रुख बदलता नजर आ रहा है।
लाइटें चोरी होने की शिकायत करने वाली एजेंसी अब न सिर्फ कटघरे में है बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। बताए तो यहाँ तक जा रहा है कि संबंधित एजेंसी के प्रोपराइटर का काम से अधिक पेमेंट पाने की चाहत उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय अयोध्या को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। इसी के लिए रामपथ और भक्ति पथ के किनारे के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइटें लगाने का अनुबंध अयोध्या विकास प्राधिकरण ने यश इंटरप्राइजेज को दिया था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सतेंद्र सिंह ने बताया कि इस अनुबंध पत्र में 1 साल तक इन लाइटों की देखरेख और मेंटेनेंस की शर्त भी शामिल थी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जब कार्य का सत्यापन किया गया तो पेड़ों पर लगाई गई बैम्बू लाइट लगभग 2450 के आसपास ही पाई गई। हालांकि विकास प्राधिकरण ने इसे औसतन 2600 का आंकड़ा माना और इसी के अनुरूप लगभग 23 लाख से अधिक की धनराशि का भुगतान भी किया। इसी बीच यश इंटरप्राइजेज और कृष्णा ऑटोमोबाइल दोनों के प्रतिनिधि बताते हुए शेखर शर्मा ने 13 अगस्त को थाना राम जन्मभूमि पुलिस को एक ऑनलाइन शिकायत की, जिसमें उसने 9 मई के निरीक्षण का हवाला दिया और कहा कि इस निरीक्षण के दौरान 3800 बैम्बू लाइट और 3600 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी होने की बात कही। इस शिकायत की बात जब सामने आई तो अचानक राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई। इसके बाद विकास प्राधिकरण और अयोध्या पुलिस की जांच में ये पूरा मामला अलग ही रुख लेता हुआ दिखाई दिया है। यश इंटरप्राइजेज की 13 अगस्त की शिकायत पर जांच शुरू हुई कि 15 अगस्त को अयोध्या विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमे में अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से कहा गया था कि यश इंटरप्राइजेज ने बिना काम पूरा किए हुए ही कार्य पूर्ण होने का सत्यापन प्रमाण पत्र देकर धोखाधड़ी की। इसके बाद अब धोखाधड़ी के दर्ज हुए मुकदमे में एजेंसी भी मुश्किलों में है और उसके प्रोपराइटर भी। बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या को सजाने के लिए जगह जगह रंग बिरंगी लाइटों को लगाया गया था, जिसके बाद अब 7 महीने बाद आधे से ज्यादा लाइटें चोरी होने के आरोप लगाए गए थे। अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से दिए गए अनुबंध के तहत यश इंटरप्राइजेज एंड कृष्णा ऑटोमोबाइल ने रामपथ पर 6400 बैम्बू लाइट्स और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स लगाई थी। फर्म के प्रतिनिधि ने राम जन्मभूमि थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर योगी सरकार को घेरा था और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए एक्सपर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए थे, क्योंकि अयोध्या इलाके के हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। विकास प्राधिकरण ने तत्काल जांच शुरू की और पता लगाया कि आरोप निराधार है। कमिश्नर गौरव दयाल ने भी बड़े पैमाने पर लाइटें चोरी होने को असंभव बताया था। प्राधिकरण के सचिव सतेंद्र सिंह ने बताया कि फर्जी भुगतान के लिए ये प्रोपेगेंडा कंपनी द्वारा रचा गया है, इसीलिए इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया। हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही राज्य में सियासी खेला शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार में 4.5 साल तक साझेदार रही जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के विधायकों में भगदड़ मची हुई है। पार्टी के 4 में से 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। चारों विधायकों के इस्तीफे भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि पिछली बार सत्ता की चाबी बनी जेजेपी क्या वोटिंग से पहले ही खत्म हो जाएगी? पार्टी के जिन 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें देवेंद्र सिंह बबली, रामचरण काल, अनूप धानक और ईश्वर सिंह के नाम शामिल हैं। पिछले चुनावों में जेजेपी ने हरियाणा में 10 सीटें जीती थी, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। – 2019 के विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आई थी। यही वजह थी कि बहुमत से दूर रही बीजेपी ने जेजेपी को नेता दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद देकर सरकार बनाई थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में जेजेपी को कुछ और झटके लग सकते हैं। लोकसभा चुनावों में अकेले लड़ी जेजेपी को 1% से कम वोट मिले थे। पार्टी के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। जिन दूसरे विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें हैं उनमें राजकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा के नाम की चर्चा है। ये विधायक पिछले काफी समय से बीजेपी के मंचों पर भी थे। ऐसे में अटकलें हैं कि ये भी दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमरजीत ढांडा के दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला ही पार्टी में बतौर विधायक बचेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और जेजेपी के टोहाना से विधायक
देवेंद्र बबली का पार्टी छोड़कर जाना जेजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अपने इस्तीफे को लेकर देवेंद्र बबली मीडिया के सामने आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल तक पार्टी और सरकार के सहयोगी के तौर पर काम करने का मौका मिला। पहले परिस्थितियां कुछ और भी थी, आज परिस्थितियां बदली हुई हैं, इस कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अपनी आगामी रणनीति को लेकर देवेंद्र बबली ने कहा कि टोहाना की जनता उनके संगठन की कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार वो फैसला लेंगे। जेजेपी के 4 विधायकों के 24 घंटे के अंदर पार्टी छोड़ने पर प्रदेश कार्यालय के सचिव रणधीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले विधायक जेजेपी में दूसरे दलों से आए थे। इन सभी विधायकों को पूर्व में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए नोटिस दिया गया। सिंह ने कहा कि इन विधायकों की टर्म खत्म हो चुकी है। जेजेपी ने जोगीराम सेहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा को लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए नोटिस दिया था। ऐसे में अटकलें हैं कि विधायक भी साथ छोड़ सकते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। भारत जैसे देश में रक्षा सूत्र की परंपरा है। ये भाई बहन के बीच के प्रेम के अटूट बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। देश के अलग अलग कोने से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर पंजाब के अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से आई है। यहाँ पर महिलाओं ने बड़े स्नेह के साथ जवानों को राखी बांधी और उसके बाद उन्हें मिठाई खिलाई। जहाँ एक तरफ पूरा देश अपने घर पर बड़े स्नेह के साथ रक्षाबंधन मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं, देश की और आपकी और हमारी सुरक्षा में। अटारी वाघा बॉर्डर की एक खूबसूरत तस्वीर आपका मन मोह लेगी, जब छोटी छोटी बहनों ने अपनी फौजी बहनों की कलाई पर राखी बांधी और उनसे हिफाजत का वादा लिया। सोशल मीडिया पर ये प्यारा सा वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ऐसे में बहनों ने उन बहनों को भी राखी बांधी जो देश की सरहद पर दिन रात मुल्क की हिफाजत के लिए जुटी रहती हैं। अब एक दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के उरी से आई है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में हमारे जवान घर परिवार से दूर सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में भाई बहन के प्यार के इस त्योहार पर इन भाइयों की कलाई सूनी न रहे, इसके लिए जम्मू कश्मीर के उरी में महिलाओं ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में एक विशेष पहल देखने को मिली, जहां सेना के जवानों को मुस्लिम महिलाओं ने राखी बांधी है। महिलाओं ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास सोनी गांव में सेना के जवानों को राखी बांधी। इस दौरान महिलाओं ने इन जवानों को अपना भाई कहा, सीमाओं की रक्षा के लिए उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। ये जवान हैं, ये अपने घर से दूर रहते हैं, यहाँ पर आके तो इनको बहनों को ये मिस करते हैं, तो हम इनको हर साल आके राखी बांधते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं और इनसे रक्षा मांगते हैं। और ये ऑलरेडी हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके जवान, तो ये हमारी रक्षा है, पर ये हम इनको एक प्यार, एक बंधन में बांधते हैं कि आपसे हम आपकी बहन है, तो इसलिए हम इनको रक्षा बंधन बांधते हैं। कैसा फील होता है घर पे राखी बांधने? यहाँ पर तो मतलब हम कह नहीं सकते इस जुबान से कि इतनी ज्यादा खुशी महसूस होती है। इन जवानों के चेहरों में इतनी स्माइल होती है, वही हमें खुशी देती है कि ये इतने खुश है, हमारी बहनें आके हमें राखी बांध रही हैं, ये अपने घर को इतना मिस करते हैं, तो हमें देख के वो कहते हैं कि नहीं, आप हमें राखी बांधने, ये हमारा घर ही है, हमें आप आके राखी बांध रहे हो। तो ये बॉर्डर पे ऑलरेडी हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज है इनको राखी बांधना एक रक्षा बंधन में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त
सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही